जय हिंद विद्यार्थियों। आपकी अभी जो त्रैमासिक परीक्षा हुई, परीक्षा में आपने देखा कि जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं उसमें पूर्ति से संबंधित एक प्रश्न आया है। 2 अंक वाले प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 12 प्रश्न क्या है? पूर्ति से। एक और प्रश्न था दीर्घ उत्तरी में, अति दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न था पूर्ति की लोच को समझाइए। तो पूर्ति की लोच क्या है और पूर्ति क्या है? आपको मालूम है कि किसी वस्तु की जो मांग है वो उपभोक्ता के द्वारा की जाती है, ठीक है। वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है? उपभोक्ता के द्वारा। और वस्तु की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? विक्रेता या उत्पादक के द्वारा। मांग के नियम में आपने पढ़ा है कि निश्चित कीमत पर निश्चित समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को वस्तु की मांग कहते हैं। और मांग का नियम क्या है? मांग का नियम है कि जब कीमत अधिक होती है तो वस्तु की कम मात्रा तथा जब कीमत कम होती है तो वस्तु की अधिक मात्रा मांगी जाती है या क्रय की जाती है। ये मांग का नियम। जैसे मांग की परिभाषा है उससे मिलती जुलती पूर्ति की परिभाषा है कि निश्चित समय में निश्चित कीमत पर किसी विक्रेता के द्वारा वस्तु की बेचने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्रा को वस्तु की पूर्ति कहते हैं। तो वस्तु की पूर्ति किसे कहते हैं? निश्चित कीमत पर निश्चित समय में वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा या बेचने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है? वस्तु की पूर्ति कहलाती है। ठीक, पूर्ति के लिए भी निश्चित समय और निश्चित कीमत अनिवार्य है, क्योंकि कीमत के अनुसार ही पूर्ति की मात्रा घटती और बढ़ती है। जब वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो जो विक्रेता या उत्पादक होते हैं वह वस्तु की पूर्ति बढ़ा देते। माल की कहीं कमी नहीं, माल की कहीं कमी नहीं है। कीमतें बढ़ रही है तो उनके फायदे बढ़ रहे हैं, किनके? विक्रेता और उत्पादक। पूर्ति का नियम मांग के नियम से विपरीत। मांग के नियम में क्या होता है? कीमत बढ़ती है और मांग कम हो जाती है, ठीक है। कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, लेकिन पूर्ति का नियम विपरीत है। कैसे? कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती है। अब वस्तु का जो पूर्ति वक्र है उस पूर्ति वक्र को भी हम संक्षेप में समझ लें। पूर्ति वक्र कैसा होगा? पूर्ति का नियम कहता है कि कीमत के बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। तो जो पूर्ति वक्र होता है वो इस तरह का होता है, इसको हम एस या पूर्ति वक्र कहलाते हैं। एस यानी सप्लाई, है ना। पूर्ति के लिए क्या शब्द आएगा? सप्लाई। सप्लाई का एस, इसलिए हम पूर्ति वक्र को एस से प्रदर्शित करते हैं। मान लो कीमत P1 है, यहाँ ध्यान देंगे, कीमत P1 है तो कीमत P1 पर आप देखो कि ये वाली जो रेखा है ना, ये पूर्ति वक्र को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस बिंदु पर पूर्ति कितनी है? Q1, ठीक। अब मान लो कीमत बढ़कर के P1 से हो गई P2। कीमत जब P2 हो जाती है तो आप देखो कि इसकी पूर्ति भी पहले की तुलना में बढ़कर के क्या हो गई? Q2 हो गई ना, ठीक है। इसी तरह अगर कीमत बढ़कर हो जाए P3, कीमत बढ़कर P3 हो गई तो यहाँ पर आप देखिए पूर्ति भी बढ़कर क्या हो गई? Q3। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी, कीमत का ग्राफ ऊपर जाएगा, पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जो ये पूर्ति वक्र होता है कैसा? बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता है, ठीक। ये हो गया पूर्ति वक्र, है ना। पूर्ति क्या है समझ में आ गया कि निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर वस्तु की बेची जाने वाली या बेचने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्रा को पूर्ति कहते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ लो कि एक दुकानदार एक बोरा शक्कर खरीद के लाता है ना। एक फुटकर विक्रेता कितनी शक्कर खरीद कर लाता है? 1 बोरा यानी 50 किलो। गाँव का छोटा दुकानदार है, 50 किलो शक्कर एक दिन में नहीं बिकती है। उसके पास दुकान में जो टीन है, कनस्तर जिसमें वो सामान रखता है ना, तो 10 किलो शक्कर बोरे से निकाल कर रखता है, ठीक है। डब्बे में कितना निकाल के रखा उसने? 10 किलो। और बाकी बोरी को बंद करके और अंदर रख दिया। यानी आज जब उसने 10 किलो शक्कर डिब्बे में निकाला, ये सोच के निकाला है कि भाई 10 किलो शक्कर दिन भर में बिक जाएगी,
यानी आज जो रेट है, आज अगर 38 रुपये प्रति किलो का रेट है तो 38 रुपये के रेट पर वह 10 किलो शक्कर बेचने के लिए रखता है। तो 38 रुपये के रेट पर आज के दिन शक्कर की पूर्ति कितनी हुई? 10 किलो। अब यहाँ पर ये देखना, ये एक विक्रेता की पूर्ति है। ऐसे बाजार में 100 विक्रेता होंगे, मान लो किसी बाजार में मान लो 100 विक्रेता है, तो 100 विक्रेता रोज बेचने के लिए जितना माल रखते हैं वो उस वस्तु की उस दिन की पूर्ति कहलाए। मान लीजिए कि 100 विक्रेता है और प्रत्येक विक्रेता 10-10 किलो शक्कर रखता है। प्रत्येक विक्रेता 10-10 किलो शक्कर प्रतिदिन बेचने के लिए रखता है, तो 100 विक्रेताओं की कितनी शक्कर हो जाएगी? 1000 किलो होगी कि नहीं? यानी उस बाजार की एक दिन की जो पूर्ति है, यानी आज के दिन की जो पूर्ति है, आज के रेट पर दो चीजें हैं महत्वपूर्ण। कौन कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? निश्चित समय और निश्चित कीमत। निश्चित कीमत, आज के रेट में वो इतनी बेचने के लिए तैयार है और आज के दिन बेचने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो आज का दिन यानी निश्चित समय, और आज का जो रेट है 38 रुपये किलो का, ये निश्चित कीमत। तो निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर बाजार के समस्त विक्रेताओं के द्वारा बेचने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्रा को क्या कहते हैं? बाजार पूर्ति कहते हैं। तो पूर्ति क्या है? ये 2 अंक का प्रश्न था। पूर्ति से क्या आशय है? तो आप उसमें क्या लिखोगे? एक तो ये लिखोगे कि निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर वस्तु की बेची जाने वाली या बेचने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्रा को पूर्ति कहते हैं। 2 अंक वाले प्रश्न के लिए इतना काफी है। अब अगर प्रश्न आ जाए कि भाई पूर्ति का नियम क्या है 2 अंक में ही, तो पूर्ति का नियम हम लिखेंगे कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती है। तो 2 अंक वाले प्रश्न के लिए इतना पर्याप्त है। अब अगर प्रश्न आ जाए कि पूर्ति वक्र को समझाइए, तो पूर्ति वक्र को समझाने के लिए आपको पूर्ति का नियम भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ति के नियम पर आधारित होता है पूर्ति वक्र, ठीक है। तो जब भी कभी 3 अंक या 3 अंक में निश्चित रूप से आ सकता है कि पूर्ति का नियम समझाइए। अब समझाइए कहा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? नियम भी लिखना पड़ेगा और चित्र भी बनाना है ना। और अगर कहा कि पूर्ति का नियम लिखिए तो पूर्ति का नियम लिखोगे, ठीक है। तो इससे हम 2-3 प्रश्नों की तैयारी हमारी हो जाती है। कई बार पूर्ति की लोच के स्थान पर क्या शब्द आता है? पूर्ति की कीमत लोच। तो पूर्ति की जो लोच है वास्तव में वो है पूर्ति की कीमत लोच। इसको हम संक्षेप में क्या कह देते हैं? पूर्ति की लोच। तो पूर्ति की लोच और पूर्ति की कीमत लोच से अपने को भ्रमित नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो पूर्ति के नियम से हमको क्या पता चला कि जब कीमतों में वृद्धि होगी, अगर कीमतों में वृद्धि होगी तो पूर्ति बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर पूर्ति में परिवर्तन की दिशा बताता है क्या? पूर्ति का नियम कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी, कीमत कम होने पर पूर्ति कम होगी। तो ये नहीं बताता है कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति में कितना परिवर्तन हो। तो कीमत में वृद्धि या कमी के फलस्वरूप, यानी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा, इसको जानने के लिए अर्थशास्त्रियों ने काय की परिकल्पना की? पूर्ति की कीमत लोच या पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या बोलेंगे अपन इसको? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें 3 तरह की लोच बताई गई, लेकिन वास्तव में जो पूर्ति की लोच है या पूर्ति की कीमत लोच है उसकी 5 श्रेणियां होती हैं। जैसे मांग की लोच की श्रेणियां होती है ना, मांग की लोच की श्रेणियां आपने पढ़ा है। तो जिस तरह से मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं, उसी तरह पूर्ति की लोच की भी 5 श्रेणियां हैं। पूर्ति की लोच की जो परिभाषा है, प्रोफेसर मार्शल ने पूर्ति की लोच की एक बहुत बढ़िया परिभाषा दी है जिसको आसानी से याद रख सकते हैं। क्या है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप, कीमत में परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से होता है ना। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसकी माप है पूर्ति की लोच, ठीक है। तो पूर्ति की लोच की जो श्रेणियां हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं देख लें। तो जो मांग की कीमत लोच की श्रेणियां हैं, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां भी यही हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्ति जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह वहां क्या लिखा आएगा? मांग लिखा। अब पूर्णतया लोचदार पूर्ति किसे कहेंगे? कीमत में कोई भी परिवर्तन ना हो लेकिन वस्तु की पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए।
हम पहली स्थिति की बात कर रहे हैं, पूर्णतया लोचदार पूर्ति। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, कीमत भी पहले भी थी अभी भी है, लेकिन जो पूर्ति है वह अत्यधिक बढ़ जाए। तो यहाँ पर कीमत भी स्थिर है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि पूर्ति अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई। तो जो ये पूर्ति वक्र है ये आधार रेखा के यानी एक्स अक्ष के समानांतर है कि यहाँ पर जो पूर्ति की लोच है वो कैसी है, अनंत। पूर्ति की लोच कैसी है, पूर्ति की लोच को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ई एस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ई एस, ठीक है ना। ई एस बराबर क्या हो जाएगा, अनंत, इन्फिनिटी। लेकिन ये जो स्थिति है ये स्थिति कैसी होती है, काल्पनिक होती है। कैसी होती है, काल्पनिक होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, है ना। पूर्ति का नियम क्या कहता है कि कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो पूर्ति कम होगी। तो यहाँ पर तो ये पूर्ति के नियम के खिलाफ चला जाता है। तो ये वाली जो स्थिति है ये कैसी कहलाती है, काल्पनिक स्थिति कहलाती है। कैसी स्थिति है ये, काल्पनिक। इसलिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में इसको बताया नहीं, लेकिन हमारी जानकारी में होना चाहिए। अब जो आखिरी वाली स्थिति है, पहले हम इस पर भी बात कर लें। पहले हम उन स्थितियों पर बात करते हैं जो हमारी बुक में नहीं। आखिरी वाली स्थिति इसके विपरीत, तो पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति का पूर्ति वक्र कैसा होगा वो देखिए। इसका पूर्ति वक्र देखिए, अक्ष पर हमने क्या लिया है, मात्रा को लिया है, और वाई अक्ष पर क्या लिया है, कीमत को लिया है। पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति में क्या है कि कीमत में अत्यधिक परिवर्तन हो लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो। तो पूर्ति वक्र कैसा होगा देखिए, कीमत में अत्यधिक परिवर्तन लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं। तो जो पूर्ति वक्र है वो इस तरह का होता है। ये मान लो कीमत P है, कीमत P पर पूर्ति कितनी है, Q है, ठीक है। लेकिन कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई मान, है ना। ये P1 पे आ गई, इतनी ज्यादा कीमत बढ़ गई लेकिन पूर्ति में जरा सी भी वृद्धि नहीं हुई, ठीक है। तो कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन लेकिन पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं। तो यह स्थिति भी काल्पनिक मानी जाती है। और पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति, यहाँ पर जो पूर्ति वक्र है कैसा होगा, ये जो पूर्ति वक्र है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो रेखा है ये क्या है, ये पूर्ति वक्र है। और पूर्ति वक्र यहाँ पर आप देखो किसके समानांतर है, वाई अक्ष के समानांतर। तो यहाँ पर पूर्ति की लोच क्या होगी, शून्य होगी, शून्य, है ना। यहाँ पर पूर्ति की लोच क्या होगी, पूर्ति की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जहां पर कि ये लोच हो सकती है। देखिए कैसे, एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार है, उस चित्रकार ने 4 पेंटिंग बनाई और प्रदर्शनी में रखा। 5-5 लाख में 4 पेंटिंग बेचने की उसने अपेक्षा रखा, लेकिन उसकी पेंटिंग 50-50 लाख में बिक गई। यानी 4 पेंटिंग के उसको कितने मिल गए, 2 करोड़। कितने, 2 करोड़। तो यहाँ पर कीमत में अत्यधिक वृद्धि हुई, लेकिन अब क्या वो पेंटिंग तत्काल लाके और रख देगा, पेंटिंग तत्काल लाके पेंटिंग की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है क्या, नहीं बढ़ाई जा सकती। तो जो दुर्लभ वस्तुएं होती हैं, कौन सी वस्तुएं, दुर्लभ वस्तुएं, दुर्लभ वस्तुओं में इस तरह की पूर्ति पाई जाती है। पूर्णतया बेरोजगार, कीमत कितनी बढ़ जाए लेकिन आप उसकी पूर्ति नहीं बढ़ा सकते। महात्मा गांधी का चश्मा किसी म्यूजियम में रखा है ना। अब उसको जब नीलामी होगी ना तो चश्मा तो एक ही है। अब चाहे कोई 1 करोड़ देने तैयार हो जाए, कोई 10 करोड़ देने तैयार हो जाए महात्मा गांधी के चश्मे को, तो क्या चश्मे अपन ढेर सारे ले आएंगे, गांधी जी का चश्मा कह के बेच देंगे क्या, नहीं बेच सकते। तो दुर्लभ चीजों की जो पूर्ति होती है वो इसी तरह होती है, पूर्णतया बेरोजगार। कीमत कितनी ही बढ़ जाए उसकी पूर्ति में कोई वृद्धि नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये दोनों ही स्थितियां जो होती हैं, पूर्णतया रोजगार पूर्ति और पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति, ये आम तौर पर देखने में नहीं आए। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हमने पूर्णतया लोचदार पूर्ति तथा पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति के बारे में जाना। शेष 3 पूर्ति की जो लोच हैं, अत्यधिक लोचदार पूर्ति तथा बेलोचदार पूर्ति, हम अगले कालखंड में इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।